नमस्कार। हमारे खास पेशकश प्रॉपर्टी बाजार के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। मोदी सरकार के बनने के बाद रियल एस्टेट में तेजी लाने का प्रयास चल रहा है, जिसके चलते अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी डिमांड बढ़ रही है। जी हां, हालत ये थी कि 3-4 साल पहले कमर्शियल स्पेस में मांग बिल्कुल नहीं थी, मगर रियल एस्टेट के जानकारों का ये मानना है कि मुनाफा कमाने का सही वक्त अब आ गया है। इसकी वजह यह है कि भविष्य में आईटी सेक्टरों में लाख नौकरियों की वैकेंसीज निकलने की उम्मीद है, जिसके लिए कमर्शियल स्पेस की डिमांड में आने का इजाफा होगा। कमर्शियल स्पेस का भविष्य कैसा होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मार्केट में अब बढ़ने लगी है कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर कमा सकते हैं मुनाफा। आने वाले सालों में बढ़ेगी कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग। देश में कमर्शियल प्रॉपर्टी की लगातार बढ़ती मार्केटिंग को देखते हुए मौजूदा बाजार को देखकर ये कहा जा सकता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, जिसका कारण कमर्शियल प्रॉपर्टी में मिलने वाला बेहतर रिटर्न है। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे में छोटे निवेशकों के लिए मुनाफा कमाने का ये एक बेहतर मौका हो सकता है। अगर हम बाजार के ट्रेड पर नजर डालें तो आने वाले 1 या 2 सालों में ऑफिस स्पेस, रिटेल जोन, आईटी और बैंकिंग से जुड़े लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोगों के निवेश करने की मांग क्यों बढ़ी है। नंबर 1, पहले 10 में से 9 निवेशक आवासीय प्रॉपर्टी में निवेश को ज्यादा तवज्जो देते हैं। नंबर 2, आज कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 9 से 12% तक रिटर्न मिल रहा है। नंबर 3, जबकि आवासीय प्रॉपर्टी में 3 से 4% रिटर्न मिल रहा है। अब समय के साथ साथ लोगों की सोच और ट्रेड भी बदल गया है। लोग अब बढ़ चढ़कर कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। इसके मायने तो कई निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों को ज्यादा मुनाफे होना है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक बड़े निवेशक ही कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने की हिम्मत जुटा पाते थे, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी मोटी रकम की जरूरत होती थी। उस समय कमर्शियल स्पेस का साइज भी काफी बड़ा होता था। बदलते ट्रेड की पहेली को समझते हुए और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डेवलपर्स ने अब छोटे साइज के ऑफिस स्पेस बनाना शुरू कर दिया है। मेट्रो शहर हो या छोटे शहर, 150 से 300 वर्ग फुट साइज के छोटे ऑफिस स्पेस आज के समय में लोगों के लिए उपलब्ध है। इस साइज की प्रॉपर्टी में 10 से 15 लाख रुपए निवेश कर प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकते हैं। देश में ऑफिस स्पेस सबसे ज्यादा आईटी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक आईटी सेक्टर से 51 लाख नौकरियां आएंगी। ऐसे में जाहिर है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग में इजाफा होना लाजमी है। 2020 तक देश में संगठित रिटेल सेक्टर को 27.5 से 30 करोड़ वर्ग फुट एरिया की जरूरत पड़ेगी। निवेशक को लोकेशन के हिसाब से ही कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। देश में आने वाले कुछ समय में बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और वित्तीय सेवा कई सेक्टरों में नौकरियों की भरमार आने वाली है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोगों की निवेश करने की रुचि बढ़ेगी। बिजनेस डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप सभी ये जान गए होंगे कि कमर्शियल स्पेस की डिमांड अब कितनी बढ़ने वाली है, कैसा रहने वाला है कमर्शियल सेक्टर का भविष्य। इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहूंगी। हमारे साथ धनवर्षा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और केवीडी ग्रुप के डायरेक्टर अमन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे बिजनेस एडिटर रॉय तपन भारती जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत। सबसे पहले मनोज गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मान लीजिए अगर किसी इन्वेस्टर के पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इस समय में उस इन्वेस्टर को कहां पर अपना पैसा, किस सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? डिपेंड करता है इन्वेस्टर किस तरह का है। अगर वो बिजनेसमैन इन्वेस्टर है तो आज की तारीख में जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, लगता है कि मार्केट में तेजी आएगी और बिजनेस में तेजी आएगी, तो लोगों को छोटे छोटे शॉप्स लेनी चाहिए, मार्केट में पैसा लगाना चाहिए ताकि उनके बिजनेस में वो काम आए। अगर उनको लगता है कि हाउसिंग की उनको कमी है, तो हाउसिंग सेक्टर में भी बहुत तेजी आने की संभावना है, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने की वजह से और नौकरी आने की वजह से हाउसिंग की और कमर्शियल की दोनों की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए इन्वेस्टर को दोनों जगह लगाने में फायदा है। वो देखना है कि उसको उसका दिमाग काम करेगा कि अब वो पैसा कहाँ लगाए।
जी बिल्कुल, आपके पास मैं आना चाहूंगी अमन अग्रवाल जी। जैसे कि आईटी सेक्टर जो है वो अभी आने वाले समय में युवाओं को कई प्रकार की नौकरियां जो हैं वो देने वाला है। जाहिर सी बात है कि इसमें कमर्शियल स्पेस की आवश्यकता बढ़ेगी, तो आप कमर्शियल सेक्टर की डिमांड अब कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं? देखिए, मैं जैसे कि इस डिस्कशन को हमने इनिशिएट किया कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से, जी मैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग दोनों के ऊपर बात करते हुए इस चीज़ को कंक्लूड करने का कोशिश करूंगा। कमर्शियल को अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कमर्शियल सीधे सीधे जुड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से और ग्लोबल इकोनॉमिक्स से। डेफिनेटली जो अभी हमारे कंट्री का एक ह्यूज फेस्टिवल ख़त्म हुआ है और जिसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट हमको मिली है, डेफिनेटली लोगों ने उसको चुना है, तो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लोगों का उस गवर्नमेंट में दिख रहा है, जिसके बेसिस पर इस 125 करोड़ या 130 करोड़ की आबादी में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स इन फ्यूचर ऑफ द कंट्री आ रहा है, जी जिसके बेसिस पर लॉन्ग टर्म कमर्शियल इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली फ्रूटफुल होने का एक माहौल आ रहा है। जहां तक हम बात करें शॉर्ट टर्म में, जब आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्रॉम द डे वन यू आर सिक्योर्ड with the inflow of funds on regular intervals in terms of assured returns। तो उन दोनों नजरियों से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से, कमर्शियल एक सेफ और एक इकोनॉमी के साथ बहता हुआ लग रहा है। डेफिनेटली इस पर और भी क्लैरिटी आती जाएगी जैसे जैसे हम इकोनॉमिक और पॉलिसीज के ऊपर और फर्दर डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट के उनकी तरफ बढ़ते जाएंगे। जी तपन जी, आपको क्या लगता है कमर्शियल सेक्टर में कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो केवल बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वही इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन जैसे समय बदल रहा है उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि छोटे इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा रहे हैं कमर्शियल स्पेस में? 10 साल पहले जब कमर्शियल स्पेस के लिए बड़े बड़े मॉल बनने शुरू हुए थे तो शुरुआती दौर में जितने भी मॉल आए वो लगभग सफल हो गए, लेकिन दूसरे फेज में जब मॉल का बनना शुरू हुआ तो उनमें कुछ ज़्यादा क्षेत्रफल वाले उन्होंने बिल्डिंगें बनाई और कंप्लीट उन्होंने उसको कमर्शियल में तब्दील कर दिया। उसमें होटल की प्लानिंग नहीं थी या रिहायशी जो छोटे छोटे स्टूडियो फ्लैट होते हैं उनकी प्लानिंग नहीं हुई। नतीजा हुआ कि डिमांड घट गई और मार्केट में सरप्लस जो है इन्वेंट्री हो गई। इसके कारण बहुत सारे लोगों के पैसे ब्लॉक हो गए, निवेशक भी निराश हो गए और रियलिटी सेक्टर के जो डेवलपर हैं वो भी निराश हो गए थे। तो अब इन्होंने मिक्स्ड कल्चर का एक आया है कि रिहायशी भी हो और उसमें साथ में, तो ज्यादा से ज्यादा जो दिल्ली और नोएडा का जो कल्चर दिखता है, बहुत ऊंची इमारतों के यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सफल नहीं हो रहे हैं। ग्राउंड और पहली मंजिल, कहीं कहीं 2 मंजिल यदि आबादी के अनुपात में देखा जाए तो जब भी किसी को खरीदना हो तो पहले उस इलाके में सर्वे कर लेना चाहिए उसे कि कितने फ्लैट और कितनी आबादी आएगी। मान लीजिए नोएडा एक्सटेंशन की हम बात करते हैं, वहां आने वाले वर्षों में 2 या 3 लाख की आबादी बसने वाली है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस अपार्टमेंट के पास हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खरीदना चाहते हैं क्या वहां पर कितने फ्लैट हैं। 5000 फ्लैट है और 500 दुकानें हैं तो जाहिर है कि ऊपर की दुकानें सब फ्लॉप हो जाएंगी, केवल ग्राउंड फ्लोर की दुकानें चलेंगी। तो निवेशक को सावधानी बरतना होगा। यदि ज्यादा संख्या में दुकानें बन रही हैं तो ऊपर बिल्कुल न जाएं, रिस्क न लें। पहली मंजिल दूसरी मंजिल में जोखिम है। ग्राउंड फ्लोर की दुकानें सफल हो जाती हैं और यदि कम संख्या में बनी है तब तो आपकी ऊपर की भी दुकानें चलेंगी। तो ये एक सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि नई जो कॉलोनियां बसती हैं, जो नए रिहाइश वाले सेक्टर बसते हैं, वहां पर निवेश करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि वहां दुकानें नहीं है, वहां किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। तो सबसे पहले जो वहां माने दूध की डेयरी खुलती है या किसी भी तरह का, मान लीजिए छोटा सा एक सिम कार्ड की भी दुकान खुलती है, तो वो सारी दुकानें सफल हो जाएंगी क्योंकि ये सब चीज़ों की डिमांड बहुत होती है। अब बच्चों के स्कूल के जो ड्रेस हैं, किताबें हैं, इनकी भी जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की क्लिनिक की जरूरत पड़ेगी, ब्यूटी पार्लर की दुकान की जरूरत पड़ेगी, ये सारी दुकानें सफल हो जाएंगी। उस अनुपात में थोड़ा सा मैंने देखा है कि बिल्डर इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि हम किनको बेच रहे हैं। पैसा आ रहा है आंख बंद करके। एक ऐसी बिल्डिंग का मैं उदाहरण दूंगा, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 40 दुकानें बनी, 40 में से 20 दुकानें उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया। सिर्फ ऑफिस खोलना था, वहां दुकानों की चहल पहल नहीं थी। एक बहुत बड़ी गलती उस डेवलपर से हुई।
नतीजा हुआ कि प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ कोई भीड़ नहीं आती थी। भीड़ तो आएगी जूते चप्पल की दुकान में, भीड़ आएगी जो महिलाओं के प्रसाधन की सामग्री बेच रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जहां पर भीड़ आएगी। इवन सैलून और ब्यूटी पार्लर में भी भीड़ आएगी। तो ऐसी दुकानों को बढ़ावा नहीं देने के कारण वो डेवलपर का कमर्शियल स्पेस फेल हो गया। तो ये बेचते समय ध्यान नहीं देने के कारण इस तरह की असफलता होती है। तो उसमें मिक्स्ड यदि वहां पर लाते हैं बिजनेसमैन को तो वो सफल हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसका कोई फार्मूला तो नहीं है। बिल्कुल, और आने वाले समय में कस्टमर्स भी अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, क्योंकि यूपी अपार्टमेंट एक्ट जो कि लागू हुआ है उसके तहत भी अपने आप को जो कस्टमर्स हैं वो सेफ महसूस करेंगे। इस पर भी हम कमर्शियल स्पेस पर तो नहीं, रिहायशी पर लागू है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें तो कमर्शियल स्पेस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब छोटे निवेशक भी कमर्शियल स्पेस में अपना पैसा निवेश कर बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। इस मुद्दे पर आर्थिक पत्रकार अमित त्यागी से बातचीत की सुदर्शन न्यूज संवाददाता नमित त्यागी ने। सरकार आई है मोदी सरकार, और पिछले 10 सालों के मुकाबले पिछले 2 साल में जो जीडीपी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आकर अटक गई है। इसी मामले पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए आर्थिक मामलों के पत्रकार अमित त्यागी जी। अमित जी, सबसे पहला सवाल होगा, जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने देखा तो कमर्शियल जो स्पेस थी उसमें डिमांड ज्यादा नहीं दिख रही थी, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कमर्शियल सेक्टर हमेशा जीडीपी से तेज चलता है। अगर जीडीपी ग्रोथ 5% है तो कमर्शियल सेक्टर की ग्रोथ 15% होगी। और कमर्शियल सेक्टर का ग्रोथ मूल रूप से इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस इलाके में आसपास कमर्शियल एक्टिविटीज कितनी चल रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज घटी हैं या बढ़ी हैं, या आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। अमित जी, ये बताएं, जो निवेशकर्ता कमर्शियल सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश आप बताना चाहेंगे? दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल स्पेस में बहुत सारी वेराइटीज आ रही हैं। अब टिकट साइज 300 स्क्वायर फीट भी आ रहा है, 180 स्क्वायर फीट भी आ रहा है, और इस हिसाब से अगर 6,000 रुपया एवरेज पर स्क्वायर फुट एवरेज कॉस्ट मानी जाए और 300 स्क्वायर फीट का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 20-22 लाख 25 लाख रुपए में आप एक कमर्शियल स्पेस किसी कमर्शियल लोकेशन पे जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, वहां खरीद सकते हैं। निवेशकर्ता के पास पैसा है, अगर वो ऑप्शन चाहता है कि अगर रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहता है या फिर कमर्शियल सेक्टर में पैसा लगाना चाहता है, तो क्या भविष्य देखते हैं कमर्शियल सेक्टर का? कमर्शियल स्पेस का भविष्य हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि रियल्टी में अप्रिसिएशन की एक सीमा है, बट कमर्शियल स्पेस में अप्रिसिएशन की कोई सीमा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में भी तमाम नौकरियां निकलने की जो बात कही जा रही है, क्या कमर्शियल सेक्टर में भी इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नई सरकार रोजगार के मुद्दे पे ही बन के आई है। ये हर साल कम से कम 25 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कह के आई है सत्ता में। नई कंपनियां आएंगी, उनको जगह चाहिए होगी, वो काम करेंगी, युवाओं को रखेंगी, तो कमर्शियल स्पेस की डिमांड तो बनी रहेगी, उसमें गिरावट आने की संभावना तो नहीं है कम से कम अभी। तो ये थे अमित त्यागी जी, जिनका साफ साफ कहना है कि आने वाले समय में कमर्शियल स्पेस ज्यादा ग्रोथ पकड़ेगा। देखना होगा मोदी सरकार जब बजट पेश करेगी कमर्शियल स्पेस के लिए क्या नए फैसले लेकर आती है। कैमरामैन दिशान के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक छोटा निवेशक किस तरह से कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करे जिससे कि उसे मुनाफा भी हो सके? बेरोजगारी को देखते हुए छोटे निवेशकों को लगभग 10 से 15 लाख रुपए की शॉप्स लेनी चाहिए, और उस जगह लेनी चाहिए जहां पर, अभी मैंने तपन जी ने बहुत अच्छी बात कही, जहां आबादी ज़्यादा हो और दुकानें कम हो। होता क्या है कि लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े मॉलों में दुकान ले लेते हैं और वहां पर क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर की दुकान के अलावा सब फेल हो जाती हैं, तो उसका पैसा अटक जाता है। उसके बाद रीसेल ना होने की वजह से उसे बहुत भारी आर्थिक नुकसान भी होता है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद, हम इसमें बात कर रहे हैं गाजियाबाद, नोएडा और यूपी की अलग जगह होगी। दिल्ली में स्पेस महंगा होने की वजह से गाजियाबाद और नोएडा पे बहुत भारी लोड पड़ गया स्पेस का, और कमर्शियल स्पेस की जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता अब डिमांड, सही कहा था कि डिमांड गाजियाबाद और नोएडा में डिमांड बढ़ती जा रही है। नोएडा में आपका 63 है कि बिल्कुल खाली था, जंगल था। आज वहाँ इतनी भयंकर डिमांड है, वहाँ आईटी सेक्टर में के बाद सब लोगों ने अपने ऑफिस खोल लिए हैं, जो किराया था रेंट भी बढ़ गया है और जो जगह की जो स्पेस की वैल्यू भी बढ़ गई है। इसी तरह गाजियाबाद में वसुंधरा की ऐसी जगह पर है जहाँ सबसे ज़्यादा कमर्शियल है, क्योंकि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कमर्शियल बेस कोई काम नहीं करा। अभी तो नई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, जरूर में उन्होंने कि 5 से 10% उन्होंने कमर्शियल दिया है, लेकिन उससे पहले क्या था, घरों में छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, उन्हीं में लोग अपना रोजगार करते रहे। आज की तारीख में जो नया चेंज आया है, डेवलपमेंट अथॉरिटियों ने उनको लगने लगा कि कमर्शियल भी एक बहुत बड़ी डिमांड बाजार में निकल के आई, तो उसकी अवस्था है। तो कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 5 से 10% की जो अब ये स्पेस देने लगे हैं, उससे बड़ा लोगों को लाभ मिला है। एक ही बिल्डिंग में 1000 मकान है
और अगर 10 दुकान बन जाती हैं तो वो दुकान कामयाब हैं। ऐसे लोगों को वहाँ पर दुकान लेनी चाहिए जहाँ पर लगता है कि आबादी ज़्यादा है और दुकान छोटी है और सस्ती मिल रही है। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आप छोटे छोटे, जैसे नाई की दुकान है या आपका जनरल स्टोर है या कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, जो रोजमर्रा की जरूरत की जो दुकानें होती हैं वो जल्दी चलती हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा होती है ऑफिस के मुकाबले। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से आर्थिक स्थिति बढ़ने की संभावना लोगों की लग रही है कि वो अच्छी हो जाएगी 1 साल के 2 साल के अंदर, तो कमर्शियल तो लोगों को मिलेगा ही नहीं इस जगह पर, क्योंकि गवर्नमेंट की अभी प्लानिंग नहीं है। गवर्नमेंट को कमर्शियल के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ऐसे सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे जहां उनको पूरा पूरा कमर्शलाइज करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। इसके अलावा दिल्ली में आबादी बढ़ने की वजह से जो थोक बाजार हैं वो भी अगर गाजियाबाद नोएडा में अगर किसी तरह से आ गए तो कमर्शियल तो यहाँ किसी भाव नहीं मिलेगा लोगों को, ऐसी स्थिति आ जाएगी कमर्शियल की। सोचना है दिल्ली गवर्नमेंट को कि वो अपने कमर्शियल स्पेस को कैसे बाहर निकाले। अभी गाजीपुर में दिल्ली का कमर्शियल उठ के आया है, वो गाजियाबाद का बॉर्डर है गाजीपुर, वहाँ अभी तक क्या है डेवलपमेंट नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट नहीं करा। तो आज भी लोग बाग चावड़ी बाजार चैन चौक जाते हैं भीड़ भाड़ इलाके में। जनता चाहती है कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे बस भी इजीली मिल जाए और जो मेरा जो सामान है वो भी आसानी से मेरे घर पहुंच सके। अगर जो आदमी चैन चौक जाता है खरीदने के लिए, ना तो उसको बस मिलती, ना वो मेट्रो से टाइम से पहुंच पाता, ना वो कार से पहुंच पाता, तो उसको ऐसा स्पेस चाहिए, कमर्शियल स्पेस चाहिए जहां उसको पहुंचने में भी आसानी हो और चीजें आसानी से एक ही जगह पर मिल जाएं। मेरा ऐसा मानना है। अमन जी, आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे छोटे इन्वेस्टर्स को कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि छोटे इन्वेस्टर हों, मिड लेवल इन्वेस्टर हों, चाहे बड़े इन्वेस्टर हों, सबको 2-3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि रिस्क वर्सेस अपॉर्चुनिटी। मैं क्या रिस्क एक्सपोजर कर रहा हूं और क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसमें मेरे को दोनों चीज़ें परस्यू करनी चाहिए। एक तो जो मैं आज देख पा रहा हूं और एक जो मैं लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है बट हो सकती है। लाइक आज से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले हमें गवर्नमेंट का सिनारियो नहीं पता था, आज पता है। ये चीज हम सभी लोगों को कंसर्न में रहनी चाहिए। अब अगर मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ छोटे निवेशक को, देखिए छोटा निवेशक हम उसे इसलिए कह रहे हैं कि उसकी एपेटाइट कम है, वो जो रिस्क है अपने निवेश पे वो कम लेना चाहता है। तो एक तो उसे उन एरियाज को लोकेट करना चाहिए जो थोड़े से डेवलप्ड हो चुके हों, विकसित हो चुके हों, या उनमें ये दिख रहा हो कि भाई आज की तारीख में इतना कुछ होना कंफर्म्ड है, जिससे कि उसका जो रिस्क है वो कम हो गया। उसके बाद उसको ध्यान रखना चाहिए कि जिन प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं उनको जो कंपनीज विकसित कर रही हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो कंपनीज कौन है, सिर्फ उस प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग जी, उसके पीछे लगे हुए लोगों का माइंडसेट, विजन और लोकेलिटी, ये 3 कंट्रीब्यूटर्स हैं जो उस इन्वेस्टमेंट को वायबल आपके लिए लॉन्ग टर्म में बनाएंगे। तो इन बातों के आधार पे छोटे निवेशक, या मैं कहूंगा जिसका एक रिस्क एक्सपोजर कम लेने का इच्छा है, वो कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहे, हो सकता है वो 30 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहा हो बट उसके लिए 30 लाख पूरी जमा पूंजी हो, तो वो भी इन बातों के आधार पे एक ऐसा निर्णय ले जो एक सटीक निर्णय हो, जिसमें सारी बातें आ जाती हैं कि भाई पूरा जो इन डेवलपमेंट है उसमें वाइबिलिटी ये है कि जो शॉप्स में लेने जा रहा हूं उनमें कल को फुटफॉल क्या एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा टेक्निकल है जानना बट लॉजिकली हम चीजों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है वो मेरे को जो कमिटमेंट है और लोकेलिटी की जो डिमांड है उसके अनुरूप जा रहा है कि नहीं जा रहा है जी। ओवर कमिटमेंट का भी कोई बेनिफिट नहीं है। इन बातों के आधार पर अगर छोटा निवेशक या रिस्क एपेटाइट कम लेने वाला इन्वेस्टर अगर जाएगा तो उसको एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि कल को उसको नुकसान नहीं होगा, और उसको नुकसान नहीं होगा मतलब मार्केट में पैनिक क्रिएट नहीं होगा। वो सबसे जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है उन फैक्टर्स का आकलन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं, प्रोजेक्ट किस लोकेशन में बन रहा है, उस लोकेशन के क्या डेवलपमेंट है। रियल एस्टेट सेक्टर का एक बड़ा एक अनोखा एक कार्य है कि उसकी लोकेलिटी डेवलपमेंट उस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के बराबर ही उसमें रोल क्रिएट करती है। हम बात कर रहे हैं डिमांड की, तो डिमांड कमर्शियल स्पेस की सिर्फ उस प्रोजेक्ट की हाउसिंग से डिटरमाइन नहीं हो रही है, या उस पर्टिकुलर अगर नोएडा एरिया की बात करूं तो उस पर्टिकुलर सेक्टर से भी डिटरमाइन नहीं हो रही है। आज मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करने को या यात्रा करने को तैयार हूं अगर मेरे को एक चीज दूसरी जगह अच्छी मिल रही है, तो यानी कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन चीजों के आधार पर एक आदर्श डिसीजन अगर हम लेंगे तो वो अभी भी और आने वाले समय में भी हितकारी होगा।
तपन जी, आप अपने हिसाब से किस तरह से देख रहे हैं आने वाले टाइम में, किस तरह का भविष्य आप कमर्शियल स्पेस का देख रहे हैं? देखिए, अमन जी सही कह रहे थे कि कनेक्टिविटी हो तो दूर भी होगा तो चलेगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सेक्टर 63 नोएडा, जो कनॉट प्लेस से लगभग कितने 20 किलोमीटर होगा, वो भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस का एरिया बनेगा। न जाने कितनी कंपनियों के ऑफिसेज हैं, कितने वहाँ दुकानें खुल गई, और सबसे ज्यादा तो ऑफिसेज में देखकर मैं हैरान हूँ कि आईटी कंपनियां तो थी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, छोटे छोटे 300 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के स्पेस में वहाँ ऑफिसेज खुल गए। तो कनेक्टिविटी सेक्टर 63 की बहुत अच्छी मानी जाती है। कल को हो सकता है कि नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी अच्छी हो, राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी, जिस तरह से मेट्रो जा रहा है, तो कनेक्टिविटी एक फैक्टर है। लेकिन एक जो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर है कि जब आप 10 लाख या 15 लाख की दुकान या कॉमर्शियल स्पेस खरीदना हो, तो ध्यान रखने की बात है कि 50% नगद आपकी जेब में हो। 10 लाख की दुकान के लिए 5 लाख नगद होना बहुत जरूरी है। शेष जो 5 लाख है, किस्तों में वो डिमांड करते हैं, वो 5 लाख मैं एडवाइस करूंगा कि बैंक से फाइनेंस करें। बैंक से मैं कभी भी 70-80% फाइनेंस कराने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दुकानों पर ज्यादा है और रिहायशी मकानों पर कम है। तो लगभग 4 से 6% का अंतर हो जाता है। तो 16% ब्याज यदि किसी दुकान पर लगता है जी, या 17% लगता है, तो ये किसी व्यापारी को बर्दाश्त करने के बाहर होता है। कई नहीं इसको झेल पाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 50% अपनी नकदी का अपना व्यवस्था कर लो, बाकी 50% बैंक से सैंक्शन करा लो। सैंक्शन प्लान जरूर होना चाहिए। आप जांच कर लें कि बिल्डर ने, जो रियल्टी कंपनियां हैं, उन्होंने नक्शा पास कराया कि नहीं कराया। बाकी तो हम सब बातें कर ही चुके हैं कि कनेक्टिविटी हो, रिहायशी हो, सब कुछ हो, तो वो प्लान सैंक्शन होगा। अब बैंक में अप्लाई करेंगे तो बैंक का अप्रूवल पहले से मिला हुआ रहता है, तो जाहिर है। और दूसरी बात है कि जिस अपार्टमेंट में यदि 5000 आबादी आ रही है और उसमें यदि कुल मिला के 20 दुकानें हैं, तो फिर दुकान लेने में कोई खतरा नहीं है, दुकान चलेगी ही। तो वहां पर निवेश किया जा सकता है। मैं सिर्फ दुकान की बात नहीं कर रहा हूं कि शॉपिंग के लिए, ऑफिस स्पेस भी चलेगा, और ऑफिस स्पेस तो पहली मंजिल पर भी चल सकता है यदि मेट्रो की कनेक्टिविटी या चौड़ी सड़कें हैं, कार रखने की जगह है बाहर में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर या ये अपार्टमेंट के बाहर भी यदि कारों की लाइनें कतारों में रखा जा सकता है, तो वहां पर खरीदने में मैं उसकी सिफारिश करूंगा। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में जब कमर्शियल स्पेस की डिमांड बढ़ेगी, तो एक गाइडलाइंस और डायरेक्शंस भी इस कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए दिए गए होंगे आने वाले समय में। यूपी अपार्टमेंट एक्ट में अभी कमर्शियल स्पेस के बारे में छोड़ दिया गया है, और रिहायशी के बारे में कमिटमेंट है कि इतनी अवधि में बनाना है। उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। वो उसमें काफी कुछ अच्छी बातें हैं। कस्टमर का सेंटिमेंट भी जो है, भरोसे का सेंटिमेंट लौट रहा है, और खरीदारी के लिए पूछताछ भी उन्होंने शुरू की है, और काफी रियल्टी सेक्टर में खुशी की लहर है कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट को अधिकतर बिल्डर डेवलपर जो हैं उसको पसंद कर रहे हैं कि ठीक है, ये कस्टमर का भरोसा लौट रहा है, उसके साथ हैं। लेकिन इसमें कई बातें हैं। इतने अनगिनत कानून नहीं हो जाएं कि ये सेक्टर परेशानियों के जाल में फंस जाए। तो एक हमको एक सेंट्रलाइज करना पड़ेगा और एक सिंगल विंडो सिस्टम पर ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा इनको कानून के जाल में न फंसाएं। एक गाइडलाइन बना दें, एक इसकी अथॉरिटी तय कर दें, जिस तरह टेलीकॉम अथॉरिटी बनी हुई है, जिस तरह से अन्य तरह के बने हुए हैं जुडिशियल अथॉरिटी, इनका भी एक रियल एस्टेट में हो कि कोई कंप्लेन करना हो, कोई शिकायत हो, वहां जाके फरियाद करें और तुरंत उनको न्याय मिल जाए। न उसमें डेवलपर को देरी हो, न निवेशक को उसमें ये चीजें होना बेहद जरूरी है। अमन जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करने के दौरान किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा? देखिए, कमर्शियल स्पेस में जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी है कि आप सेफ हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। उसके लिए जो पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं वो हमें डिस्कस किए। दूसरी प्राथमिकता हमारी है कि उस कमर्शियल स्पेस को सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं, या हो सकता है हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कर रहे हैं अपने फर्दर उस चीज़ के लिए जी। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो फर्दर लोगों के आने का है, जो विकास होने का है, जो रिहाइश होने का है, उन लोगों की टेंडेंसी क्या है, उन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है,
इसको मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि कमर्शियल स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो एक तो रॉ लेवल की रिक्वायरमेंट्स आती हैं सामने, जो तो हर आदमी की होती हैं, हर लेडीज की होती हैं, हर जेंट्स की होती हैं। फिर जो अब हम कमर्शियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो वहीं तक सीमित नहीं रह जाता, वो उसके आगे जाता है से 25 से 30% या 40%, ये एक रॉ रिक्वायरमेंट्स हो गई। इसके बाद हम और भी चीजें कमर्शियल में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो हो सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दें आपको उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्लानिंग में। वो डिपेंड करेगा कि लोग जो वहां पर आने वाले हैं उनकी पर्टिकुलर सेगमेंट क्या है, उनका पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से मेरी सोच क्या है। अगर मैं कोई और चीज भी वहां पे क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, जो कुछ नए आइडियाज हो सकते हैं, वो मेरे कमर्शियल शॉप के रिटर्न को एश्योर्ड रिटर्न के रूप में तो बढ़ा ही सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि रेंटल के रूप में, मार्केट अवेयरनेस के रूप में और लॉन्ग टर्म में उस पर्टिकुलर स्पेस की वैल्यू डिटरमाइन होती है उस पर्टिकुलर स्पेस की डिमांड से। जैसे हम कमर्शियल की बात करें तो बहुत ज्यादा वो डिपेंड करता है कितना वहां उस पर आई बॉल गिर रहा है। तो अगर मैं आई बॉल के लिए कुछ नए आइडियाज अपने दिमाग में रख सकूं उसे डेवलप करते समय, इसको हम कह सकते हैं डिमांड थीम, डिमांड ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये मैं डेवलपर के लिए भी बोल रहा हूं जो कमर्शियल स्पेस डेवलपमेंट में है, और जो छोटा निवेशक है जो निवेश करने जा रहा है उसके लिए भी बोल रहा हूं। तो आई थिंक ये 3-4 बातें हैं जो मैं अगेन छोटा निवेशक नहीं बोलूंगा, एक मास लेवल पर बात बोलूंगा कि कोई भी निवेशक जा रहा है तो एक ब्रॉडर लेवल पर सोचेगा तो काफी अच्छा उसके लिए। बिल्कुल, तो किसी भी प्रकार का निवेशक हो, चाहे छोटा या बड़ा, उन्हें तमाम इन चीजों पर ध्यान रखकर ही कमर्शियल स्पेस पर इन्वेस्ट करना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे यूपी अपार्टमेंट एक्ट की। ब्रेक के बाद स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार में, और अब बात हम करेंगे यूपी अपार्टमेंट एक्ट की। इस एक्ट को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी मंजूरी दिए जाने के बाद से इन इलाकों में मकान या फ्लैट खरीदने वालों की दिलचस्पी अब बढ़ गई है, जिसकी वजह से डेवलपर्स के यहां बुकिंग इंक्वायरी अचानक अब तेज हो गई है। जानकारों का ये कहना है कि नोएडा एक्सटेंशन यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले 3 साल से चले आ रहे कानूनी विवाद के चलते मार्केट सेंटिमेंट डाउन हो गया था, लेकिन इस पहल ने बायर्स में नया जोश भर दिया है। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। यूपी अपार्टमेंट एक्ट से बुकिंग इंक्वायरी बढ़ी, नोएडा में फ्लैट खरीदारों की बढ़ रही दिलचस्पी। इन दिनों नोएडा गाजियाबाद में फ्लैट खरीदारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ओर से यूपी अपार्टमेंट एक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद से इन इलाकों में मकान लेने वालों की दिलचस्पी बढ़ी है। सिर्फ यही नहीं, डेवलपर्स के यहाँ बुकिंग इंक्वायरी अचानक तेज हो गई है। जानकारों का कहना है कि नोएडा एक्सटेंशन में पिछले 3 साल से चले आ रहे कानूनी विवाद के चलते मार्केट सेंटिमेंट डाउन हो गया था, लेकिन इस पहल ने बायर्स में नया जोश भर दिया है। इन दिनों बिल्डर्स के पास ग्राहकों की फोन कॉल और विजिटिंग 3 से 4 गुना बढ़ गई है। बायर मौजूदा प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री तो पता कर ही रहे हैं और यहाँ आने वाले में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ज्यादातर ग्राहकों के भविष्य और जल्द से जल्द पोजीशन मिलने की होती है, ग्राहकों की काफी चिंताएं दूर करता है। राज्य सरकार ने यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 को वर्ष मंजूरी दे दी थी, लेकिन बिल्डर लॉबी के दबाव, वैधानिक अड़चनों से नोएडा में इसे अब तक नोटिफाई नहीं किया गया। एक्ट में है कि डेवलपर मकान बेचने से पहले कस्टमर को बताएगा कि उसके पास सभी राइट्स और मालिकाना हक है, और वो प्लान और आउट या लेआउट, डिजाइन, साइज और एरिया की स्पष्टकारी लिखित में देगा। कानून ये भी कहता है कि डेवलपर बीच में इन चीजों में कोई बदलाव नहीं कर, जब तक कि उसे बायर्स की मंजूरी प्राप्त न हो। हालांकि कुछ प्रावधान रियलिटी कंपनियों के हक में भी, यानी कि बायर की ओर से पेमेंट या किश्तों में देरी पर उन्हें ज्यादा पैराने का अधिकार होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए बिजनेस डेस्क मनु लखोत्रा की रिपोर्ट।
तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू होने के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में कितना बदलाव आया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। धनवर्षा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज गोयल जी हमारे साथ हैं। केवीडी ग्रुप के डायरेक्टर अमन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। हमारे बिजनेस एडिटर रॉय तपन भारती जी हमारे साथ हैं। अमन अग्रवाल जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, अब क्या क्या जानकारी बिल्डर्स को अपने कस्टमर्स को लिखित रूप में देनी होगी जब घर खरीदा जाएगा उस दौरान? देखिए, सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइज बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करने के नाते और एक जिम्मेदार मेंबर के नाते हम कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन आता है तो उसका स्वागत करते हैं। अब मैं उसका एक दूसरा पहलू आपको दिखाना चाहूँगा। एज बिजनेस कम्युनिटी हम ये मानते हैं कि हम सभी स्टेक होल्डर्स एक गाड़ी के 4 पहिए हैं और चारों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। यूपी एक्ट से पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में आ रहा है तो उसमें कंट्रीब्यूशन कुछ इकोनॉमिक और गवर्नमेंट चेंजेस का भी है, लेकिन अगर हम माने कि वो यूपी एक्ट के अनाउंसमेंट से आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। उसके साथ साथ उसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सबका संतुलन हमको करने का एक विचार करना चाहिए। जहां तक रहा सवाल क्या क्या जानकारी डेवलपर को देनी होगी जी। ट्रांसपेरेंसी में हमेशा डेवलपर्स या कोई भी बिजनेस कम्युनिटी पूरा कोऑपरेशन करने का विचार रखता है, क्योंकि जिससे एक बिजनेसमैन और एक कस्टमर के बीच का रिलेशन हमेशा स्ट्रेंथन होता है। जब एक कस्टमर हमारे यहाँ फ्लैट बुक करने आता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम जो भी मास्टर प्लान लेआउट्स हैं और जो भी बिल्डिंग डिजाइन्स हैं उनकी जानकारी कस्टमर को दी जाएगी। इसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल है, जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग है, उसके बारे में जो भी कस्टमर को इंक्वायरी होगी उसका जवाब भी उचित शब्दों में दिया जाएगा। उसी के साथ साथ कस्टमर की तरफ से भी सारे रिलेशंस और सब तरीके की चीजों को मेंटेन किया जाएगा। बिल्कुल। मनोज जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जब यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं था और अब जब लागू हो गया है, इस बीच आप प्रॉपर्टी मार्केट में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? बिल्डर सेक्टर में आमतौर पर ना लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा लिया इन्वेस्टर से और आउट हो गए। उन्होंने लैंड भी नहीं खरीदी और कागजों में उन्होंने फ्लैट बेच दिए। तो उससे लोगों का ना इस सेक्टर पे मतलब विश्वास हट गया था। जान पहचान के लोगों से वो फ्लैट खरीदते थे तो मार्केट में उससे काफ़ी मंदा भी आया था काम में। इस अपार्टमेंट लागू होने से एक फ़ायदा ये हो गया है कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक आशा है कि ये गलत काम नहीं करेगा, और एक्ट के अंदर ये बिल्कुल ये कानून में बंध गया है। जब फ्लैट लेने आता है, बताया था भी कि फ्लैट लेने आता है बायर, तो वो सब कुछ देखता है, उसके बाद नक्शा भी देखता है कि ये चीज़ जीडीए से या नोएडा अथॉरिटी से किसी भी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, या जो भी इसके अंदर एनओसी वगैरह थी उस पर कंप्लीट है कि नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है या पॉल्यूशन की एनओसी नहीं है, और अदर एनओसी है या नहीं है। पहले क्या होता था, लोग बिल्डर एनओसी लेते नहीं थे, बहुत से लोग अपना काम चालू कर देते थे, पैसा लेते थे इन्वेस्टर से, पता लगा 6 महीने बाद उनके पास कोई नोटिस आ गया और उसका काम बंद हो गया। तो पैसा जो उन्होंने लगाया था वो लोग अपने को अनसेफ समझते थे। अपार्टमेंट एक्ट लागू होने से फायदा है जी, कस्टमर को फायदा है और बिल्डर को फायदा है जी। कस्टमर भी सेफ, बिल्डर भी सेफ। वो लोग सेफ हैं जो इस धंधे को आज की तारीख में ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे धंधे में गलत लोग भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्ट लागू होने से उन पर भी पाबंदी लगेगी कि वो भी लोगों को गलत चीज नहीं देंगे। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो लैंड बिल्डर्स को गवर्नमेंट अलॉट कर रही है, जैसे भी नोएडा का बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आया है, ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसने भी अभी एक आदेश लागू कर दिया है कि इस बेल्ट में 10 किलोमीटर तक कोई मकान बनेगा ही नहीं। अब जिनकी बिल्डिंग बन चुकी है बिल्डर्स की, जिनमें लोगों ने फ्लैट खरीद लिया, उन्होंने पेमेंट कर दी है बैंकों से कर्जा लेके, वो लोग क्या करेंगे? मतलब गवर्नमेंट ने अगर एक्ट लागू करा है ना, तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों को वो भी देखते हुए ये प्रावधान में निकालना चाहिए कि किसी तरह की उस बिल्डिंग में रुकावट ना आए। जिन लोगों ने नक्शा पास करा लिया लैंड लेके, उनकी बिल्डिंग को किसी भी तरह की रुकावट कभी ना सुप्रीम कोर्ट से आए ना हाई कोर्ट से आए, ताकि जो लोग इन्वेस्ट करा उनको मन में एक डर, अभी क्या है कि लोगों के मन में एक डर की भावना हो गई है कि नोएडा तो ऐसा फील्ड हो गया है कि हमारा रोज कभी तो लैंड एजुकेशन का मुद्दा, कभी ये ग्रीन का ये क्या बोलते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुद्दा, रोज का मुद्दा ऐसा आता है जिससे हमारी मार्केट को बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। कस्टमर आना चाह रहे हैं मतलब जो है फ्लैट लेने, लेकिन न्यूज चैनल से और इनसे लगता है कि हम लोग सब मतलब चोर हैं, बिल्डिंग बना दी है, नक्शा पास कराया नोएडा अथॉरिटी से, पता लगा बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो जब अपार्टमेंट एक्ट बनाया तो इसमें ये वो चीज भी लागू होनी चाहिए कि जो नक्शा पास कर दिया है, अथॉरिटीज ने पास कर दिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी एजेंसी उस पर रोकना लगाए अगर वो बिल्डिंग बायलॉ से काम करता है तो। जी बिल्कुल। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू होने से निवेशकों को कितना फायदा मिलेगा और इस एक्ट के लागू होने से लोग कितने खुश हैं, इस पूरे मामले पर निवेशक से बातचीत की हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने।
जरा देखिए। कई सालों से यूपी अपार्टमेंट एक्ट लटका हुआ था, लेकिन अब आखिरकार वो लागू हो चुका है और बिल्डर जो निवेशकर्ताओं से धोखाधड़ी करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अब लिखित में उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी। निवेशकर्ताओं के साथ साथ नोएडा प्राधिकरण को भी लिखित में देना पड़ेगा और अगर पोजीशन में देरी होती है तो उसकी पेनल्टी भी निवेशकर्ताओं को देनी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ निवेशकर्ता है, उनसे सीधे जानते हैं आखिर जो फैसला आया है यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2 तारीख से लागू कर दिया गया है, इनके अंदर कितनी खुशी का माहौल है। सर बताइए, जिस तरीके से पहले बिल्डर धोखाधड़ी कर लेते थे लेकिन अब लिखित में जानकारी देनी पड़ेगी और जब से नियम लागू हुआ है कितनी खुशी हो रही है आपको? हम लोग तो बहुत ही खुश है, क्योंकि हम लोग आज 5 साल पहले उन्होंने फ्लैट बुक कराया है और अभी तक हमको पोजीशन नहीं मिला है। और अगर हमको पेनल्टी मिलती है तो वाकई हमारे लिए अच्छी बात होगी और उस पर हमारे ख्याल से बिल्डर्स को भी काफ़ी प्रेशर होगा मकान जल्दी देने का, और अगर प्रेशर होगा तो हमें अपने टाइम पे पोजीशन मिलेगा और हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमारा पैसा फंसा हुआ काफ़ी साल से यहाँ पर। अगर पेनल्टी नहीं देते हैं तो नोएडा प्राधिकरण इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा, ये भी नियम में लिखा गया है। खुशी की बात है क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने हमसे वादा किया है तो हमें फ्लैट देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये गाड़ी कमाई है, अगर नहीं मिलता तो हमारे लिए दुख की बात होगी फ्लैट। आप बताइए सर, आपका यहाँ पर फ्लैट है या फ्लैट देखने आए? मैं फ्लैट देखने आया हूँ और साथ में हमें ये जब नोएडा अपार्टमेंट एक्ट लागू हुआ है तो इससे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो बिल्डर्स आज की डेट में लोगों को जो वादे करते हैं और वादा करने पूरा करने के पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो निवेशक होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। क्या लगता है इस एक्ट के आने से अब धोखाधड़ी कम होगी? पहली बार हम लोगों को ये खुशी हो रही है कि हमारे लिए भी कोई सोच रहा है और इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि निवेशकर्ता के लिए इस बार हो रहा है। अभी तक बिल्डर अपनी मनमानी करते आ रहे थे, इनके पीछे कभी कोई नहीं देख रहा था, अब उनके पीछे कोई है, उन्हें भी डर लगेगा और वो सारा काम मटेरियल और जो भी पोजीशन का डेट है, टाइम है, ऐसे उन्होंने बहुत डिले कर दिया है, बट अब लगता है कि कुछ कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो अगर इन्वेस्टर EMI टाइम पे नहीं भरते हैं तो उनके भी खिलाफ भी पेनल्टी लगेगी। देखिए, EMI की जहाँ तक बात है, निवेशक तो ये जब मकान लेता है तो वो पहले से ही सोच के आता है कि हमें EMI पे करनी है और उसका वो प्रॉपर जो भी अरेंजमेंट होता है वो करके रखता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि निवेशकर्ताओं के अंदर एक खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से काफी सालों से ये एक्ट लटका पड़ा था और अब ये एक्ट लागू हो चुका है। पूरे नोएडा में नोएडा प्राधिकरण के पास 25 एकड़ जमीन अब केवल बची हुई है जो बिल्डर को कहीं ना कहीं ना बेच सके, क्योंकि 2008 में जो अधिग्रहित जमीन थी उन्होंने वो नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर को बेच दी थी, जिस पर काफी सारे प्रोजेक्ट बन चुके हैं और पूरे भी हो चुके हैं। लेकिन अब 25 एकड़ जमीन नोएडा प्राधिकरण के पास बची है। अब ये बिल्डरों को देंगे या नहीं देंगे, ये आने वाले समय ही बताएगा। अब देखना होगा आने वाले समय में इस एक्ट से कितना फायदा निवेशकर्ताओं को होगा और जो बिल्डरों की धोखाधड़ी है उस पर कितना अंकुश लगेगा। कैमरामैन दिशान के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। तो इस एक्ट से निवेशक इस वक्त काफी खुश हैं। तपन जी, आपको क्या लगता है, जब से ये यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू हुआ है तब से लोगों में इस वक्त घर लेने की दिलचस्पी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? मैंने रियल सेक्टर में कई राज्यों का दौरा किया है, बम्बई, बेंगलोर गया, हैदराबाद गया। इन राज्यों में जाकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ के जो प्रदेश स्तर के कानून हैं उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है वहाँ के निवेशकों को। आपको उत्तर भारत में जितनी शिकायतें आती हैं उस तरह की शिकायतें हमने दक्षिण भारत में या बम्बई में नहीं सुनी, बहुत रेयरेस्ट केसेस होते हैं। तो ये जो नोएडा में जो अब तक जो कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों को, या गाजियाबाद में इस तरह की बातें थी, गाजियाबाद में तो खैर 1 साल से 2 साल से ये कानून लागू था लेकिन JDA इतना ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे आम जनता जो नोएडा एक्सटेंशन कहती है, वहां भरोसा लौटेगा। पहली बात है कि बिल्डर जो फंड के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट खोलते थे अलग नहीं कर पाएंगे, एक ही बैंक अकाउंट होगा और उसमें जो फ्लैट ऑनर जो खरीदने वाला जो पैसा देगा तो उसी अकाउंट में डालना पड़ेगा और उस अकाउंट से पेमेंट बिल्डर जिसको भी करना चाहे, सरिया जहां खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, सबको करें। उस फंड का ट्रांसफर वो दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते हैं। तो एक तो बंधन हो गया। होता क्या था कि आपने 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया कलेक्ट कर लिया और आधे फंड को लैंड बैंक बनाने के लिए ट्रांसफर कर दिया, तो पहली पाबंदी तो ये लग गई। दूसरी कि जो शर्तें एग्रीमेंट में लिखी गई है वो उन एग्रीमेंट को पालन करना होगा। 3 साल या 4 साल में यदि बना के देना है तो वो देना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि इस तरह के एग्रीमेंट मैंने बिल्डरों के बहुत सारे पेपरों का अध्ययन किया, वो एग्रीमेंट कर रहे हैं और कई तो लेट होने पर उसका भुगतान भी कर रहे हैं, लेकिन कानून में सीधी व्याख्या कर दी गई है। तीसरी बात है
कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में साफ लिखा हुआ है, यदि खुली जगह बता दी गई है कि इतना क्षेत्रफल जो है खुली जगह होगा, बच्चों के खेलने का मैदान होगा, तो वो खेलने का मैदान छोड़ना ही पड़ेगा, उस जगह आप कोई इमारत नहीं बना पाएंगे, ये तय है। चौथी बात है RWA जो हैंडओवर करने में कुछ रियल एस्टेट कंपनियां देरी करती थी, इससे निवेशक गुस्से में आ जाते थे, उनका झगड़ा बढ़ जाता था रियल एस्टेट कंपनी और RWA के बीच में। तो वो RWA के बारे में सीधा सीधा कहा गया है कि उसको हैंडओवर करना ही पड़ेगा। तो RWA के पास आने पर सीधे सीधे फ्लैट ओनर के पास वो मैनेजमेंट आ जाएगा, तो उनकी लड़ाई जो होती थी रियल एस्टेट कंपनियों से वो बंद हो जाएगी, क्योंकि साफ इस कानून में प्रावधान किया गया है कि हैंडओवर करना ही पड़ेगा पोजीशन देने के बाद। जी। तो मैं समझता हूं कि इसमें ऑनेस्टी के साथ यदि लागू होता है तो रियल एस्टेट कारोबार को फायदा होगा, क्योंकि हम लोग इस अपने प्रोग्राम के जरिए अनेक बार बता चुके हैं कि हम रियल एस्टेट का इसलिए पक्ष लेते हैं कि इससे 350 इंडस्ट्री का भविष्य जुड़ा हुआ है। आपको हमारे दर्शकों को हमने पहले भी बताया है कि शीशे जो लगाते हैं दीवारों में, जो मकानों में लगते हैं, सरिया जो लगता है, अल्मुनियम लगता है, बाथरूम में जो तमाम तरह की जो आप देखते हैं पार्ट्स की जो खरीदारी होती है, किचन का जो सारी चीजें जो लगती हैं, इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि इस इंडस्ट्री को हम यदि सफल नहीं बनाएंगे, कानून के जरिए निवेशकों में भरोसा नहीं डालेंगे, तो 350 इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तो ये कनेक्शन है, भारत की अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट से चलती है, इसीलिए कुछ हद तक थोड़ी बहुत इनकम टैक्स की भी छूट है, जिस पर बहस चल रही है कि कितनी हम छूट दें। बहरहाल यूपी अपार्टमेंट एक्ट से जो कॉन्फिडेंस का जो वातावरण जो निर्माण हो रहा है, जैसा हमारे रिपोर्टर ने बात की, तो उससे ये बात उभर के निकली कि ग्राहकों के चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है। इसका मतलब है कि वो अब भरोसा करके बिल्डरों के पास जा सकते हैं और एक सौदा कर सकते हैं। और अगर हम कुछ समय पहले की बात करें अमन जी, तो जो मार्केट लेवल था वो काफी डाउन चले गया था, जैसे कि सुपरटेक का जो मामला सामने आया था, जेपी ग्रुप का जो मामला सामने आया था। लेकिन अब यूपी अपार्टमेंट एक्ट के लागू होने के बाद हम देख रहे हैं कि दोबारा से एक रफ्तार मार्केट ने पकड़ ली है। देखिए, मैं थोड़ा सा इस मैटर को एक डिफरेंट लुक भी दूंगा और पैसिफाई भी करने की कोशिश करूंगा। जो इंडस्ट्री या उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस देश की 350 इंडस्ट्रीज को या 300 इंडस्ट्रीज को रोजगार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में भी या उनकी तरफ से भी हमें पॉजिटिव विचार लाने चाहिए कि वो भी कुछ अच्छे विचार रखते होंगे। बेशक यूपी एक्ट आया है, रेगुलेट करेगा, बट रेगुलेट आप कर सकते हैं तब जब लोग रेगुलेट होना चाहें। बहुत मैं आपसे एक मैच्योरिटी की बात कह रहा हूं, तो अर्थ ये हुआ कि हम लोग हर तरीके के उचित रेगुलेशंस में बंधने को तैयार हैं, क्योंकि हम इस देश की अर्थव्यवस्था का एक मेन हिस्सा हैं। अब जब हम बंधने को तैयार हैं, तो जो एक नया यूपी एक्ट आया है, जिसको आए हुए अभी कुछ साल हुए हैं और इम्प्लीमेंट हुए कुछ दिन हुए हैं, हमें जरूरत है उसको ये देखने की वो कितने बड़े एरिया को इफेक्ट कर रहा है। कोई भी चीज जितने बड़े एरिया को इफेक्ट करती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी उसमें काफी सारी चीजों का आचार विचार करना होता है और समय समय पर इम्प्रूवमेंट करने होते हैं। ये कहने का मेरा अर्थ सिर्फ ये है कि हम लॉन्ग टर्म में हाँ जी प्लीज। बिल्डर्स को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, जो ने कहा गया है कि अपने कस्टमर्स को सारी जानकारी जो है वो लिखित में दी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करना होगा और कर भी रहे हैं, करेंगे भी। और लॉन्ग टर्म में, जैसे अभी हम सिर्फ बिल्डर की तरफ की बात कर रहे हैं, हम सभी स्टेक होल्डर्स के रेगुलेशंस या जो एक पार्टनरशिप है उसको रेगुलेट करने की तरफ अगर जाएंगे, तो ये अल्टीमेटली एक हेल्दी रिलेशनशिप होगी। अगर आप सिर्फ स्टेक होल्डर्स में से एक के ऊपर ही चर्चा करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लॉन्ग रन में दोनों पक्षों लॉन्ग रन में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। निवेशक की भी है, अब आपको डिसाइड करना है कौन कौन स्टेक होल्डर। अच्छा, ये जो नया जो कानून बना है, जो यूपी अपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें वेबसाइट के जरिए भी डेवलपर को जानकारी देनी है निवेशकों को। देखिए, इस पर डिटेल में कमेंट करना तो मेरे लिए अभी उचित नहीं होगा, ये एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ भी वर्किंग में हैं। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे, जो भी जानकारी हमारे कस्टमर को, हमारे निवेशक को चाहिए और जो उचित है,
जिसको देने में हम लोग सक्षम हैं, वो हमेशा देते आए हैं और देते रहेंगे। क्योंकि एक बात और देखिए आप, जैसे आपने आईटी की बात करी, रियल एस्टेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में देखें तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है ये सेक्टर। आने वाला समय इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म में उन्हीं प्लेयर्स का है जो ऑर्गेनाइज्ड हो सके, यानी कि वो सभी स्टेक होल्डर्स की बात कर सकें। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम रियल एस्टेट को एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के रूप में देखें, और कोई भी एक्ट हम लाएं, यूपी एक्ट लाएं, कल को कोई और भी रेगुलेशन लाएं, सारे स्टेक होल्डर्स की हेल्दी पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए। और आने वाले समय में इस एक्ट के द्वारा बिल्डर्स को और कस्टमर्स को क्या क्या फायदा होने वाला है? मनोज गोयल जी बताइए। मैं आपको बता दूं, देखो, मकान एक आदमी की बहुत भारी जरूरत की चीज है। सरकार मकान बना नहीं पाई, इसलिए उसे लगता है कि ये प्राइवेट बिल्डर से मकान बना सकता है, तभी वो अपार्टमेंट एक्ट लागू करा है, कि उसे मालूम है कि हम तो कुछ जो कर सकते नहीं। 10 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे हिसाब से 10,000 मकान भी नहीं बने लोगों को रहने के लिए। अगर ये प्राइवेट बिल्डर ना होते तो सर लोगों को मकान बाहर जितनी भी है ना कि अनुसूचित कॉलोनियाँ, ये लोग जो है बस जाती। आज भी 349 कॉलोनियाँ गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में ने कहा है कि हमारे यहाँ 349 कॉलोनियाँ मतलब पहले पैदा हो चुकी हैं 10 साल के अंदर। अगर ये बिल्डर नहीं आते तो शायद ये मकान लोगों को मिलते भी नहीं। और आज जो मजबूरी है गवर्नमेंट की अपार्टमेंट एक्ट लागू करने की, उनको लगता है कि प्राइवेट बिल्डर के बिना मकान लोगों को नहीं मिल सकते। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 में सभी लोगों को मकान देना है। अपार्टमेंट लागू करा बहुत अच्छा है, हम मानते हैं कि चलो कानून बनाया तो कानून लोगों को लाभ के लिए बना होगा, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि कानून साथ साथ बिल्डर को कुछ राहत दे। बहुत सी चीज ऐसी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि 12% वैट हमसे लेती है बिल्डर, हमसे जो है सेल टैक्स वाला जो हमसे लेता है। हम चाहते हैं कि 1% वैट हमसे ले, जितना माल हम खरीद रहे हैं हम उसको इसमें मतलब प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे हैं, हम आगे वैट ले, हम जो नंबर 1 में माल खरीदते हैं और आगे नंबर 1 में लोगों को देते हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अपार्टमेंट लागू करा है बहुत अच्छा है, लेकिन साथ जो वैट जो लगता है बिल्डर्स के ऊपर उसकी भी जो है वो कम करे, 1% वैट लागू करे बिल्डर्स के ऊपर। इसके अलावा जो जमीन की कॉस्टिंग है, आज जो प्राधिकरण थे वो जमीन बेच रहे हैं, तो उनका काम था सेवा करने का काम था प्राधिकरण का, वो सब जो है व्यापारी हो गए हैं। 3,000 में जमीन ली किसान से 10,000 रुपये बिल्डर को बेच दी, उसके बाद डेवलपमेंट चार्ज और लगा दिया। इस तरह मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो अथॉरिटीज हैं वो सस्ते जमीनों पे बिल्डर्स को जमीन दें, ताकि बिल्डर भी सस्ती जमीन लेके और सस्ते कर लगने के बाद सस्ते फ्लैट लोगों को दे सके, ताकि इस अपार्टमेंट एक्ट का भी लोगों को फायदा हो। कम से कम एक्ट बनने के बाद लोगों को सामान तो मकान तो जो है सस्ता मिले। लेकिन मनोज जी सिर्फ हेल्दी पार्टनरशिप की ही बात, ब्रॉडर डिटेल अगर हम कहें, हेल्दी पार्टनरशिप, जैसे सरकार से हम देश के नागरिक की तरह कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे जब हम बिल्डर हैं तो हम पीछे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सब लोग हेल्दी पार्टनरशिप में चलेंगे तो अल्टीमेटली हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन। और इस एक्ट के आने के बाद निवेशक भी इस वक्त अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है घर खरीदने को लेकर, और दिलचस्पी भी जो है इस वक्त निवेशकों की घर खरीदने को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले समय में ये एक्ट एक बिल्डर के लिए और एक निवेशक के लिए, कस्टमर के लिए कितना लाभकारी होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए और तमाम तरह की जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।